नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने और चैनल रुकमणी प्रकाशन पे। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससी जीडी का कांस्टेबल का पीवाईक्यू का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसके अंतर्गत ये आपका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे 20 जीके के प्रश्नों को, साथ में उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना किसी देरी के। तो पहला जो प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना वेद की बात करेंगे तो चार वेद, जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा, जो कि हम लोग वैदिक साहित्य में पढ़ते हैं। ठीक है, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। ठीक है, तो उनमें से सबसे जो पुराना वेद है वो दोस्तों आपका ऋग्वेद है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद में दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा 1028 सूक्त हैं, जो कि आपके एग्जाम का पार्ट बन चुका है, इसको भी याद रखिएगा। सूक्तों का संख्या आपसे पूछा गया है। इसके अलावा कितने मंडल है, तो याद रखिएगा आपके ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद हो ही गया, लेकिन अगर आपसे सबसे नया वेद पूछा जाए तो क्या बताइएगा। तो सबसे नया वेद आपका अथर्ववेद हो जाएगा। इसके अलावा सबसे छोटा वेद अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा वेद कौन सा है, तो सबसे छोटा जो वेद है वो फ्रेंड्स आपका सामवेद है। ठीक है, कौन सा वेद है, तो सामवेद है। इसके अलावा यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद में दोस्तों आपको क्या क्या मिलता है। तो यजुर्वेद की बात करेंगे तो पहली बात तो ये वेद है जो कि आपका गद और पद, ठीक है, गद और पद दोनों में है। और इसमें आपका यज्ञ संबंधी जो यज्ञ अनुष्ठान संबंधी जो प्रावधान है, ठीक है, उसका नियम आपका यजुर्वेद में लिखा गया है। सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद में दोस्तों आपका गायन संबंधी जो बातें हैं वो आपके सामवेद में लिखा गया है। अथर्ववेद की बात करते हैं तो इसमें आपका जादू टोना यंत्र तंत्र मंत्र का जो उल्लेख किया गया है ये आपका अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि भारत में अधिकतम मुद्रास्फीति वर्ष डैश में 25.2% दर्ज की गई थी, जो कि मुख्य रूप से उसके पिछले वर्ष खरीफ फसल के खराब हो जाने और कच्चे तेल में मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण हुआ था। ठीक है, तो मुद्रास्फीति करने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर महंगाई। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि भारत में जो महंगाई है अधिकतम किस वर्ष हुआ था, जहाँ पर जो प्रतिशत जो दर्ज किया गया था 25.2 किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 1974-75, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा 1975 में दोस्तों भारत में आपका आपातकाल जो कि लगा था, उसी समय जो आपका मुद्रास्फीति है वो दोस्तों आपका ज़्यादा देखने को मिला था। तो 25.2%, किस कारण, तो खरीफ फसल का खराब हो जाने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एसएमई का पूर्ण रूप क्या है। तो एसएमई का पूर्ण रूप की बात करेंगे, जिसमें आधा एसएमई में एम का पूछा गया है। ठीक है, बाकी एस का स्मॉल दिया गया है और आपका ई का इंटरप्राइजेस दिया गया है। ठीक है, तो आपका एम का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका जो पूरा फुल फॉर्म होता है आपका स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेस, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मीडियम साइज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा एसएमई की बात करेंगे तो एसएमई में श्रमिकों का जो संख्या होता है वो आपका सीमित होता है और परिसंपत्तियों में निवेश जैसे कि संयंत्र और उपकरण की लागत एक निश्चित राशि से कम होती है। और एसएमई देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में नागरिकों को प्रतिस्पर्धात्मक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करने का भी काम है, जो कि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपका कि राउत नाचा पंथी सुआ निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैलियाँ हैं। ठीक है, तो राउत नाचा पंथी सुआ की बात करेंगे तो इसका जो चर्चा है हम लोग पिछले वीडियो में भी किए थे। ठीक है, वहाँ पर प्रश्न आपका बना था कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है, और 3 ऑप्शन जो दिया गया था आपका, यही 3 ऑप्शन दिया गया था जो आज आपको क्वेश्चन बनकर दिख रहा है। तो राउत नाच, इसके अलावा पंथी सुआ की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य शैलियाँ हैं, यानी कि लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसके अलावा आपके ऑप्शन में राजस्थान, गुजरात, झारखंड दिया गया है, तो यहाँ से भी संबंधित जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य है उसको भी देखने का प्रयास करें। तो पहले बात तो छत्तीसगढ़ का देखें तो छत्तीसगढ़ में जो लोक नृत्य आपका है गौर मारिया है। इसके अलावा पैंती या पंथी, राउत नाच पंडवानी है। इसके अलावा बेडामती है, कपालिक है, भारथरी चरित्र है और चंदनानी है। ये सभी जो लोक नृत्य है आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। वहीं पर राजस्थान की बात करेंगे तो घूमर आपका राजस्थान का है, गणगौर आपका राजस्थान का है, झूलन लीला राजस्थान का है, कालबेलिया भी राजस्थान का है, छाड़ी भी राजस्थान का है। कालबेलिया से दोस्तों एक याद रखिएगा, यहाँ कालबेलिया नृत्य के जो नर्तक है गुलाबो सपेरा, इसके बारे में आपसे जो प्रश्न है बार बार बनता है कि गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है, तो कालबेलिया से ही संबंधित है। इसके अलावा गरबा की बात करेंगे तो गरबा से आपका
गुजरात से बात करेंगे तो गुजरात से आपका गरबा डांस है, गरबा डांस वहाँ का फेमस है, डांडिया रास है, टिप्पणी है, जुरैन है, भवई है, ठीक है। तो ये सभी जो डांस है आपका गुजरात से है। इसके अलावा झारखंड की बात करेंगे तो झूमर हो गया। याद रखिएगा घूमर आपका राजस्थान का है लेकिन झूमर आपका झारखंड का है। झ से झूमर, झ से झारखंड। इसके अलावा जनानी झूमर, वरदाना झूमर, पैका, फगुआ, मुंदारी नृत्य, सरुल, बाराओ, जिटका, डांगा, डोमकच, घोड़ा नाच, ये सभी आपका झारखंड का ही लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं। तो ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर जो मैग्मा फैलता है उसे फ्रेंड्स आपका लावा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लावा राइट आंसर होगा। मूल रूप से यह प्रक्रिया पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद मैग्मा या पिघली हुई चट्टान से जुड़ी हुई होती है। जिस तरह आप किसी बर्तन में आपका दूध उबल रहा है और वो जो दूध है आपका बर्तन से बाहर निकलकर फैलने लगता है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के नीचे जो मैग्मा है जो कि प्लाज्मा अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में है, वो ज्वालामुखी के रास्ते धीरे सतह पर फैलने लगती है। मान लीजिए ये आपका मैग्मा है, या आपका ज्वालामुखी का रास्ता है, यहाँ पर फैल कर यहाँ से ऐसे फैल रहा है, इसी का नाम आपसे पूछा गया है। तो इससे दोस्तों आपका क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर लावा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने कल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि 75वां गणतंत्र दिवस आप लोग मनाए होंगे। तो आप लोग को मालूम होगा कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को बता दें जिन लोगों को नहीं मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है जो कि बनकर तो तैयार हो गया था आपका 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू नहीं हुआ था, सिर्फ बनकर तैयार हुआ था, सिर्फ कुछ धाराएं ही आपका लागू हो पाया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। उसी दिन से हम लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है जो कि मनाते हैं, ठीक है। तो जब आपका संविधान लागू हुआ था तो उस समय संविधान में मौलिक कर्तव्य नाम का कोई भी नामो निशान नहीं था। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है आपका बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था वही आपसे पूछा गया है। तो आपका कौन सा संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो वो संवैधानिक संशोधन था आपका 42वां, ठीक है। ये जो 42वां जो संविधान संशोधन है वो आपका हुआ कब था। तो ये दोस्तों आपका हुआ था 1976 में, इसको भी याद रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो इसका जो विशेषता है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। यूएसएसआर जो कि अब रूस हो गया है। इसके अलावा इसे भाग 4A में रखा गया है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 51A किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। ये अगर आपसे पूछ जाए तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है, इसको भी याद रखिएगा। लेकिन याद रहे कि 1976 में जब आपका संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तो 10 ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। एक जो मौलिक कर्तव्य है जो कि बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, ये जो मौलिक कर्तव्य है आपका बाद में जोड़ा गया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डैश को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। 4 ऑप्शन दिया गया है। दिवा विद्यालय, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, बेटी बचाओ और स्वच्छ भारत। तो इसका राइट आंसर आपका न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये आपका 1974 से लेकर 1978 तक जो कि चला था, ठीक है। इसके अलावा इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी को दूर करने के लिए और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना के तहत। इसके अलावा 1975 में ही इसी पंचवर्षीय योजना के तहत विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके अलावा 1975 में एक 20 सूत्री कार्यक्रम को भी लाया गया था। इसके अलावा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को लाया गया एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली को भी शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1975 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। बीसीसीआई की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात करेंगे तो इसका काम का है, तो इसका काम है आपका फुल फॉर्म में ही छुपा हुआ है, यानी कि भारतीय क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड, ठीक है। तो भारतीय क्रिकेट को जो कंट्रोल करता है उसी बोर्ड का नाम है बीसीसीआई, जिसके जो पहले अध्यक्ष थे आपका आर ई ग्रांट गोमन थे। ये इसका जो स्थापना है बीसीसीआई का सन 1928 में हुआ था 4 दिसंबर के दिन दिल्ली के रोशनबाड़ा क्लब में, ठीक है। इसके अलावा बीसीसीआई की बात करेंगे तो इसका वर्तमान में मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। पहले अध्यक्ष आपके ग्रांट गोमन और सचिव आपके एंथोनी डी मेलो था। इसके अलावा वर्तमान में अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष आपके रोजर बिन्नी जी हैं। इसके अलावा वर्तमान में सचिव की बात करते हैं तो वर्तमान में जो सचिव हैं वो दोस्तों आपके कौन हैं, तो आपके जय शाह जी हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2015 में संगीत नाटक मद्रास के द्वारा
दिए जाने एम एन सुब्रमण्यम धर्मादा पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया था? तो जो एम एन सुब्रमण्यम जो आपका धर्मादा जो पुरस्कार है वह पहली बार आपका संगीत एकेडमी मद्रास के द्वारा दिया जाता है, जो कि 2015 में अलरमेल वल्ली को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर अलरमल वेली हो जाएंगे। अलरमल वेली की बात करेंगे तो इनका संबंध भरतनाट्यम से है, भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, तमिलनाडु का संबंध भारत से है। इसके अलावा इनको 2004 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और 2004 में ही फ्रांस सरकार के द्वारा उन्हें सेविलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 1986 में वल्ली ने दीप शिखा डांस फाउंडेशन और एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना भी किया था। इसके अलावा 2015 में जो पुरस्कार है एम एन सुब्रमण्यम एडोन पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो बात करेंगे आपका नवंबर 2022 तक की, तो नवंबर 2022 तक जो आपके भारत के राज्यपाल थे विश्वभूषण हरिचंदन, लेकिन वर्तमान में जो भारत के आंध्र प्रदेश के जो आपके राज्यपाल है वर्तमान में वो आपके पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर हैं। इसको भी याद रखिएगा, ये आपके पहले के पूर्व जस्टिस रह चुके हैं। जो आपका राम मंदिर जो आपका फैसला आया था, जो कि 5 पीठ वाली जजों ने फैसला सुनाया था 5-0 से, उसके वो 5 जजों में से एक जज दोस्तों आपके ये भी थे, जस्टिस अब्दुल नजीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस मंत्री के द्वारा कोयला ऑपरेशन को ट्रैक करने के लिए सेवा ऐप को लॉन्च किया गया? तो सेवा की बात करेंगे तो इसे पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया था। जब ये आपका लॉन्च हुआ था उस समय जो पीयूष गोयल थे आपके रेल मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब पीयूष गोयल कौन से मंत्री हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा कोयला ऑपरेशन प्रक्रिया की निगरानी के लिए सेवा ऐप को लॉन्च किया गया था। केंद्रीय बिजली, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अभी हाल ही में कोयला ऑपरेशन पर जानकारी साबित करके कोयला कंपनियों के साथ उद्योग के कनेक्शन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सरल ईंधन वितरण एप्लीकेशन सेवा को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर्ज की गई थी? तो 2011 की जनगणना की बात करेंगे तो उच्चतम जो साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश था वो आपका लक्षद्वीप था। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की जगह आपसे अगर राज्य पूछा जाता तो उसका राइट आंसर क्या होता? तो उसका राइट आंसर होता आपका केरल। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर केंद्र शासित प्लस राज्यों के बारे में पूछा जाता तो क्या राइट आंसर होता? तब भी राइट आंसर होता केरल, क्योंकि केरल तो दोस्तों आपका ओवरऑल फर्स्ट स्थान पे था और सेकेंड स्थान पे था आपका लक्षद्वीप। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सेकेंड पर लक्षद्वीप था ओवरऑल केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्यों में। इसके अलावा थर्ड स्थान पे बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका था मिजोरम। इसके अलावा बॉटम से बात करेंगे, बॉटम से दोस्तों आपका फर्स्ट पे कौन था बॉटम से? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बिहार। ठीक है, क्या होगा? तो बिहार होगा। इसके अलावा भारत की साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 74.04% है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जैनियों के दिगंबर संप्रदाय के द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन डैश दिनों के लिए किया जाता है? तो पर्युषण जो पर्व है वो दोस्तों आपका किस संप्रदाय का त्यौहार है? तो आपका किस संप्रदाय का त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैन संप्रदाय हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा जो जैन संप्रदाय है आपका 2 भागों में टूट गया था। एक था आपका दिगंबर संप्रदाय, दूसरा था आपका श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय। ठीक है, तो याद रखिएगा दिगंबर संप्रदाय के द्वारा जो पर्युषण पर्व मनाया जाता है वो दोस्तों आपका 10 दिनों का मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे वही श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में पूछे जाए तो श्वेतांबर जो आपके संप्रदाय के लोग हैं ये जो पर्युषण पर्व है आपका मात्र 8 दिनों तक का ही मनाते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। ये जो पर्युषण जो पर्व है वो आपका जो हिंदू कैलेंडर जो होता है वो उसके अनुसार भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अवोगाड्रो की संख्या 6.022 इंटू डैश है। ठीक है, तो अवोगाड्रो की जो संख्या होता है वो दोस्तों आपका होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 10 के पावर 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवोगाड्रो की संख्या किसी पदार्थ के प्रति कण जैसे कि अणु, परमाणु, यौगिक आदि की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। यह 6.022 इंटू 10 के पावर 23 है। ठीक है, मोल माइनस 1 के बराबर है। इसे प्रतीक Na के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ठीक है,
तो उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। ठीक है, अभी वर्तमान में भी उच्च न्यायालयों की संख्या आपका 25 है। यह सर्वोच्च न्यायालय के साथ मिलकर भारत की न्यायिक प्रणाली का निर्माण करता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक केंद्र शासित प्रदेश, एक राज्य या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह हो सकता है। भारत में पहले 24 उच्च न्यायालय हुआ करता था, लेकिन अभी अमरावती में आंध्र प्रदेश के लिए नया उच्च न्यायालय बनाया गया है, जो कि अब बढ़कर संख्या 25 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पर पाएंगे। तो पत्तियों की कोशिका की बात करेंगे तो जो लवक है वो दोस्तों आपका कहाँ पर मिलता है, तो कोशिका द्रव में मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 कोशिका द्रव हो जाएगा। इसके अलावा जो प्लास्टिड है यानी कि लवक है, ये सिर्फ आपको पादप कोशिका में मिलता है। कोशिका दो प्रकार का होता है, एक आपका जंतु कोशिका, एक आपका पादप कोशिका। तो ये जो प्लास्टिड है केवल आपको पादप कोशिका में देखने को मिलेगा। और प्लास्टिड को रंग के आधार पर 3 अलग अलग प्रकारों में विभेदित भी किया गया है, जैसा कि नाम यहाँ पर लिखा गया है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो जो प्लास्ट होता है ये दोस्तों आपका हरा रंग देता है। इसको अलावा आपका ल्यूकोप्लास्ट आपका भूरा रंग देता है, इसको भी आप याद रखिएगा। और क्रोमोप्लास्ट कोई भी रंग यानी कि नहीं देता है। ठीक है, ये आपका कोई भी रंग नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2018 के समापन समारोह का भारत का ध्वजवाहक कौन था। तो समापन समारोह की बात करेंगे तो 18 के एशियाई खेल की बात करेंगे तो रानी रामपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एशिया जो खेल है आपका 2023 में अभी आयोजित हुआ था, 2022 वाला, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि एशियाई खेल आपका हर 4 साल के बाद आयोजित होता है। तो 2018 के बाद जो एशिया खेल है आपका 2022 में आयोजित होना था, लेकिन 2022 में ना होकर ये जो खेल है 2023 में आयोजित हुआ है, जिसे हम लोग 19वां एशियाई खेल के नाम से जानते हैं। यह आपका चीन के हांगजू शहर में आयोजित हुआ था। और जो आपके उद्घाटन जो समारोह हुआ है उसके जो भारत के ध्वजवाहक थे आपके डॉक्टर PR श्रीजेश थे, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ का स्थापना कब किया गया था। तो हरिजन सेवक संघ के उसका स्थापना आपका 1932 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था अगर आपसे पूछ दिया जाए तो इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा ही आपका हरिजन सेवक संघ का स्थापना 1932 में जो कि किया गया था। ये जो संगठन है आपका गैर लाभकारी था। इसके अलावा महात्मा गांधी के द्वारा भारत में अस्पृश्यता को मिटाने, हरिजन या दलित लोगों के लिए काम करने, भारत के दलित वर्गों के उत्थान के लिए किया गया था। इसके जो प्रथम जो अध्यक्ष थे आपके उद्योगपति घनश्याम दास बिरला थे। सचिव की बात करेंगे तो अमृतलाल विठल दास ठक्कर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अटल पेंशन योजना यानी कि APY के अंतर्गत ग्राहक यानी कि सब्सक्राइबर की आयु डैश के बीच होना चाहिए। तो बात करें अटल पेंशन योजना का तो ये योजना आपका 2015 में शुरू किया गया था, जो कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित भारतीय नागरिकों के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना थी। इसमें APY में पंजीकरण के लिए एक व्यक्ति के पास बचत खाता होना चाहिए और उसका आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका 18 से 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डैश विशेषज्ञों के द्वारा किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक संकेतक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रोग का वैश्विक बोझ जिसे कि हम लोग इंग्लिश में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के नाम से जानते हैं, का उपयोग विशेषज्ञों के द्वारा किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। साथ ही उनके द्वारा बीमारी की वजह से विकलांगता की स्थिति में बिताए गए वर्षों की संख्या का पता भी इस संकेतक से लगता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका 20 GK GS के प्रश्न है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।